सभी बाहर से आए हुए सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए कलाकार साथीगण और मंच पर उपस्थित ऐतिहासिक कार्य करने वाले डॉक्टर जाना जी, लखन सुबोध जी और सभी अपने कलाकार साथियों को मैं क्रांतिकारी अभिवादन प्रस्तुत करता हूं। मित्रों, आज जिस दौर से ये देश गुजर रहा है, इसके बारे में हम सभी लोग परिचित हैं। ये फांसीवाद का समय है। हमारे देश में एक सांस्कृतिक संगठन जो अपने आप को राष्ट्रवादी सांस्कृतिक संगठन कभी कहा करता था और जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, उनकी हत्या के बाद वह प्रतिबंधित हुआ आरएसएस, लेकिन निरंतर वो जनता के बीच में पिछले कई वर्षों से काम करता रहा और उसके जिस तरह से इस देश का सांप्रदायिकरण किया, उसके जो सबसे बड़े चिंतक विचारक थे सावरकर, उन्होंने शुरू में ही कहा था कि हमें पॉलिटिक्स का, राजनीति का पूरी तरह से हिंदूकरण करना है और हिंदुओं का सैन्यीकरण करना है। ये आरएसएस एक तरह की साजिश चल रही है, भीतर से तोड़ने की साजिश चल रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं मित्रों कि इस देश को जिन्ना ने तोड़ा था, लेकिन वस्तुतः इस देश को जिन्ना ने नहीं तोड़ा। जिन्ना से बहुत पहले आरएसएस के सावरकर ये कह चुके थे। जिन्ना ने तो 1939 से कहना शुरू किया, देश विभाजन की बात की। आज एक तरह से वही सत्ता में है, वही सत्ता के केंद्र में बैठा हुआ है। उसके हजार चेहरे हैं, उसके हजार रूप हैं और वह एक तरह से बहुत सारे समय में बहुत सारा लचीलापन भी वो अपनाता है। एक तरफ वो गोडसे के मंदिर बनाने की भी बात करता है और दूसरी तरफ वह महात्मा गांधी की प्रशंसा में भी बात करता है जिसकी उसने हत्या की। जब महात्मा गांधी प्रार्थना के लिए जा रहे थे, ये सबसे बड़े हिंसक लोग हैं और एक बार नहीं, महात्मा गांधी की हत्या की इन लोगों ने 7-7 बार कोशिशें की। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ विभाजन के बाद, बल्कि 1934-35 के बाद लगातार महात्मा गांधी की हत्या करने की कोशिशें की। तो कहीं न कहीं इनके डीएनए में हिंसा शामिल है। एक तरह से महिलाओं के खिलाफ हिंसा, दलितों के खिलाफ हिंसा, जो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके खिलाफ हिंसा, जो ऐसे लोग जो पूरी तरह से निर्दोष हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, उनके खिलाफ हिंसा। ये हिंसा की संस्कृति को अपनाने वाले लोग हैं। तो इस हिंसा की संस्कृति के खिलाफ और एक तरह से फासिज्म के बारे में जब भी बात की जाती है तो कहा जाता है कि जो फासिज्म है वो वस्तुतः एक तरह से कॉर्पोरेटिज्म है। फांसीवाद के तमाम वैश्विक अध्येताओं ने इस बात को कहा कि जब देश में पूरी तरह से पूंजीवाद बर्बर रूप में तब्दील हो जाता है, जब जनता की सारी आशाओं आकांक्षाओं को धकेलते हुए जब वो पूरे नग्न तौर पर कॉर्पोरेट का समर्थन करने लगता है, कॉर्पोरेट जब सत्ता संचालित करने लगती है, तब फासिज्म का उदय होता है। और स्वाभाविक तौर पर हमारे दौर में जो कॉर्पोरेट शक्तियां हैं और खास करके जो अडानी और अंबानी इस देश में है, एक तरह से उसकी शासन चल रही है, उसकी सत्ता चल रही है। और यह जो कॉर्पोरेट सत्ता को बढ़ावा देने वाली शक्तियां हैं, एक तरह से यही फासिस्ट शक्तियां हैं। इन्होंने एक तरह से हिंदुओं का एक तरह से राजनीतिकरण और सैन्यीकरण किया है। हमारे समाज में पहले से जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था रही है और फांसीवाद की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि समाज में जो बहुत सारी
कुरीतियां पहले से मौजूद होती हैं उसका वो इस्तेमाल करता है। और हमारे यहाँ एक तरह से वर्णाश्रम व्यवस्था को, जातिवाद को हमेशा धर्म से संरक्षण प्राप्त होता रहा है। तो मुझे लगता है कि धर्म को एक आधार बना करके और धर्म से कहीं न कहीं समर्थन लेकर के ये फांसीवाद पूरी तरह से आगे बढ़ता है। बहुत सारे लोग जो फांसीवाद का विरोध करना चाहते हैं, वे अगर धर्म का, धार्मिक सांप्रदायिकता का अगर विरोध नहीं करना चाहते तो वो कभी भी फांसीवाद को हराने में सफल नहीं होंगे। इस देश में बहुत सारे फांसीवाद से लड़ने वाली शक्तियां हैं, लेकिन वो कभी भी धर्म के खिलाफ बोलना नहीं चाहते। लेकिन धर्म के खिलाफ एक तरह से संस्कृति कर्मियों को, साहित्यकारों को एक तरह से बोलना हो, एक तरह से तार्किकता, बौद्धिकता को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश इस देश में हो रही है। और एक तरह से इस तरह की कोशिश हो रही है कि एक आस्थावाद पूरे देश में फैलाया जाए, सरकार के प्रति आस्था, व्यवस्था के प्रति आस्था। इसलिए आप देखेंगे कि जो भी सत्ता के विरोध में है, उसको चाहे वो लेखक हो, कवि हो, संस्कृति कर्मी हो, उसको लगातार जेलों में बंद किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को जिनका कोई दोष नहीं है, वो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन कई वर्षों से जेलों में बंद हैं और उन्हें एक तरह से जमानत तक नहीं मिल पा रही है। ये आरएसएस के लोगों ने एक तरह से बहुत सारे बुद्धिजीवियों की, कलाकारों की, लेखकों की इन्होंने हत्या की है। गौरी लंकेश जैसे लोगों की हत्या इन लोगों ने की, गोविंद पानसरे जैसे लोगों की हत्या की, प्रोफेसर कलबुर्गी जैसे लोगों की हत्या की, और ये निरंतर सिलसिला जारी है। फांसीवाद को हमेशा संस्कृति से डर लगता है। गोयरिंग नाम का एक बहुत बड़ा फासिस्ट व्यक्ति रहा है, वो कहा करता था कि जब भी संस्कृति की बात होती है तो मेरे हाथ अपने आप बंदूकों की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर संस्कृति है, अगर साहित्य है, अगर कला है, तो कहीं ना कहीं प्रतिरोध बचा रहेगा, इस दुनिया को रचने का एक नया स्वप्न बचा रहेगा। इसलिए इस स्वप्न के खिलाफ, एक नई दुनिया को रचने के खिलाफ वो हमेशा संस्कृति कर्मियों का, लेखकों का, पत्रकारों का, कलाकारों का वो विरोध करते हैं और एक तरह से एक तरफ उनकी हत्याएं करते हैं और दूसरे तरफ उन्हें जेल में डालते हैं। इनकी ये भी कोशिश है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा करके, कुछ लोगों के साथ ऐसा करके समाज के जो बहुत सारे लोग हैं उनको डरा दिया जाए, क्योंकि फांसीवाद हमेशा एक डर का वातावरण, भय का वातावरण तैयार करती है कि कोई भी उसके खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं कर सकता। यह कोशिशें निरंतर हमारे देश में चल रही है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश का लोकतंत्र आज पूरी तरह से समाप्त हो गया है। लोकतंत्र एक, आप कह सकते हैं कि सिर्फ एक फॉर्म में हमारे सामने है, सिर्फ चुनाव होते हैं, लेकिन लोकतंत्र की जो आत्मा है, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, वो निरंतर हमारे समाज से गायब है। लोकतंत्र का सिर्फ एक फोकल हमारी गलती। हम क्या करते हैं कि अपने आर्थिक मुद्दों के साथ में संस्कृति को नहीं जोड़ते। हमने लाल झंडा लेकर के नारा लगाया कि हमको बोनस वेतन मिलना चाहिए, लेकिन वही मजदूर जब अपने घरों में, गली में, मोहल्लों में जाता है तो वही लाल झंडा के बदले में हनुमान जी का लाल झंडा पकड़ करके हनुमान चालीसा पढ़ता। किसकी गलती है? ये गलती हमारी है जो इस तरह के बारीकी से काम नहीं किए। और वो बारीकी से काम करता है, उनके पास तो इतने प्रचारक है कि हर घर में जो टीवी है वो घर में 24 घंटा हमारे आपके दिमाग में भर रहा है जहर को। उनके जो हर मंदिरों में हर रास्ता चलते, भीख मांगने से लेकर के ट्रेनों में चलने वाले इतने सारे लोग हैं, तो उनके पास में कोई साधन की कमी नहीं है। हमारे पास लाख साधन की कमी है, लेकिन एक चीज है जो हम उसे जीत सकते हैं और वो है सच्चाई। अगर इस सच्चाई को हम बताएं लोगों को कि ये देश की जनता को क्या चाहिए और तुम क्या दे रहे हो। देश की जनता को रोजी रोजगार चाहिए, शिक्षा चिकित्सा चाहिए। तुम राम का नाम लेकर के लोगों को काट रहे हो, लड़ा रहे हो।
इस बात को हमको सांस्कृतिक माध्यम से कहना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात है कि आज हम इस आयोजन में आए हैं। हमारी जो संस्था गुरु घासीदास सेवादार संघ GSAC मानता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में एक बहुत बड़ी संख्या में सतनामियों की संख्या है, आदिवासियों की संख्या है। वो सारे लोग मिलके हम अपने उस प्रश्न को उठाए जो प्रश्न हमारे गुरु घासीदास जी ने सामने लाया, जो प्रश्न हमारे वीर नारायण सिंह ने सामने लाया कि हम कौन है, हमारी विरासत क्या है, हमारा इतिहास क्या है। तो हमारी इतिहास विरासत किसी से नफरत करने का नहीं है, किसी को लूटने का नहीं है। हमारी इतिहास विरासत है इंसानियत का, जनवालिता का। और इसीलिए हमारा जो सेंटर जो आइकॉन है वो हमारे अपने इतिहास में है। हमें किसी ऐसे लोगों को पकड़ने की जरूरत नहीं है जो आज बड़े बड़े साधु मुनि बाबा पहुंच रहे हैं हमारे घरों में, वो हमारे आइकॉन नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम अपने आइकॉन को भुला दिए हैं। तो साथियों, हम कोशिश करेंगे कि ये जो आंदोलन है मनोरंजन के लिए नहीं, आंदोलन के लिए आंदोलन होता है, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। यही बात करके सबके साथ में अपनी एकजुटता प्रदर्शित करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। साथी सियाराम जी, सुबोध जी, उन्होंने फैसीवाद का जो खतरा है और उसका साथ जनवादी आंदोलन का जो जरूरत है, इस बात का बहुत जोर के साथ उन्होंने आज सही में एक बात है, ये जनवादी आंदोलन जो है बहुत पीछे है। लोग अपना दिन में जनवाद को पालन करते हैं, लेकिन उसको एक साथ मिल के उसको विरोध कर उससे आगे बढ़ना ये एक बहुत जरूरी है। आज जो है ये मंच का नाम जो है ठाकुराम यादव है। हम उनको ऐसे समय में देखा था, वो छत्तीसगढ़ का है, मजदूर है, क्लास 5 तक पढ़े हैं, पेटी भी नहीं बजाना। वो कहीं गाया चराने के लिए जाते थे और उसको गाना वही गाते थे। लेकिन उन्होंने दिल्ली में आया मजदूरी करने के लिए। मजदूरी करने के बाद जो है मजदूरी करते करते उनको देखिए, उनको एक जमाना में उन्होंने रामायण गाते थे और उसने वो ये गाते थे, उसको गैया चढ़ाने के लिए जो गाना जो है वो गाते थे। उसका बाद जो है वो गाना लिखा, जो गाना जो है हम जैसे मध्यम वर्गीयों के लिए बड़ा प्रेरणा का विषय हो गया। जब कोई डॉक्टर का साथ उनका कोई परिचय नहीं हुआ था, उस समय उन्होंने, मैं परादास को बोलूँगा, उनका दारू का पर जो गाना है जन पियो शराब, ये एक इतना अच्छा गाना है जिसमें कोई भी व्यक्ति शराब पीने से उनको क्या क्या फेज होता है वो उन्होंने डिस्क्राइब किया। तो हम ताज्जुब हो गया, भाई ये क्लास 5 पढ़ने वाला है, गाँव का किसान था, अभी मजदूर है और वो ऐसे गाना लिख दिया। तो फिर हम ताज्जुब हो गए गाना सुन के। हाँ, उस समय जो है उनको हिंदी बोलना ही नहीं आता था, एक भी हिंदी नहीं आते थे, सिर्फ छत्तीसगढ़ी आते थे। उसका बाद भी उन्होंने जो गाना लिखा, आज ये गाना का इतना सारा महत्व है। उन्होंने ये गाना लिखा, जन संगठन, जन आंदोलन, जन संघर्ष के ऊपर आगे बढ़ो। देखिए आज भी ये है, क्योंकि आपको जन आंदोलन का जरूरत है, जन संगठन का जरूरत है, जिसको तोड़ने के लिए जो है आज एक प्रयास है। हिंदू को अलग करो, मुसलमानों को अलग करो, क्रिश्चियन को अलग करो। ये देश में ये जो तरीका चल रहा है, ये तरीका का खिलाफ जो है हम सबको मिल के लड़ना है। वो कॉलेज में हो, स्कूल में हो, खेत में हो, सारे जगह पे इसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है। देखिए दूसरा पार्टी भी वही, ये राम मंदिर बना रहा है तो वो राम का भाई का मंदिर बना रहा है, ऐसे चल रहा है। तो इसलिए जो है ये राजनीतिक पार्टी लोग को विश्वास करना जो है ये बहुत मुश्किल का बात है। इन्होंने जिस तरीका से बात करता है उस तरीका से काम नहीं करता है। इसीलिए जनता का इकट्ठा होना है और जनता को तय करना पड़ेगा। ये देश को बचाने का जिम्मेदारी हम सबका है और सांस्कृतिक कर्मी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है
जिन्होंने जो है जनता का इकट्ठा कर सकता। हम गदर से लंबा समय तक हम गदर के साथ देखा उनको, हमारा अस्पताल में बहुत बार उन्होंने गाना गाया। एक जमाने में उन्होंने आया था राजनाथ अभी ये काकेर में, 10 रात को आया था, रात 2 बजे उनको अरेस्ट कर लिया था। कलेक्टर को बोला भाई हमारा प्रोग्राम में आया, क्यों अरेस्ट कर लिया? बोला जी ये व्यक्ति को हम 3 दिन रखूंगा तो सारे लोगों को नक्सलाइट बना देगा, इसीलिए उनको अरेस्ट किया और महाराष्ट्र बॉर्डर में उनको छोड़ दिया। तो ये बात है कि सांस्कृतिक कर्मी का जो भूमिका है, ये भूमिका इतना बड़ा भूमिका है, इन्होंने लोगों का अंदर जो है लोगों को इकट्ठा कर सकता, लोगों का साथ एक साथ मिलकर जो है जन आंदोलन को आगे बढ़ा सकता, ऐसी बात के खिलाफ जो है आवाज जो है बुलंद कर सकता। सब साथियों को धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर, धन्यवाद।